बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंजलि सिंह। भारत में डिजिटल पेमेंट्स की क्रांति अब गोल्ड मार्केट तक पहुंच चुकी है। यूपीआई के जरिए हर महीने हजारों करोड़ों रुपए का डिजिटल गोल्ड खरीदा जा रहा है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक मई महीने में ही 1.54 टन डिजिटल गोल्ड खरीदा गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या डिजिटल गोल्ड उतना ही सुरक्षित है जितना लोग समझ रहे हैं। सेबी ने साफ कहा है कि डिजिटल गोल्ड उसके रेगुलेशन के दायरे में नहीं आता। ऐसे में निवेशकों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्या गोल्ड ईटीएफ बेहतर विकल्प हो सकते हैं और साल के बाकी महीनों में सोने की चाल कैसी रह सकती है? इसी पर आज के शो में चर्चा होने वाली है। लेकिन उससे पहले ऑन द शो में आपके लिए क्या खास रहेगा उस पर हम नजर डालते हैं। देखिए, यूपीआई से गोल्ड खरीदना कितना सुरक्षित है, इस पर हम बात करेंगे। वहीं सेबी के रेगुलेशन से बाहर है ये सारी चीजें, लेकिन फिर भी लोग क्यों गोल्ड पर उतने ज्यादा फिदा है, यानी कि क्यों उसे खरीद रहे हैं। डिजिटल गोल्ड खरीदने का क्या है सही तरीका, तो यानी कि अगर डिजिटल गोल्ड इन केस अगर आप खरीदते हैं तो सही तरीका उसका क्या हो सकता है। डिजिटल गोल्ड के अलावा क्या और भी ऑप्शन है, तो इस पर भी बात होगी। वहीं देखते हैं, यूपीआई से रोज थोड़ा थोड़ा गोल्ड खरीदने वाले निवेशक को बाद में समझ आया कि निवेश और सुरक्षा अलग बातें हैं। गाजियाबाद की रहने वाली प्रिया ने यूपीआई ऐप के जरिए हर महीने 2000 रुपए का डिजिटल गोल्ड खरीदना शुरू किया। 2 साल में उनके पास अच्छा खासा डिजिटल गोल्ड जमा हो गया। लेकिन जब उन्होंने अपने निवेश की समीक्षा की तो पता चला कि ये निवेश सेबी के रेगुलेशन के तहत नहीं है। साथ ही उन्हें गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड फंड जैसे ऑप्शंस की जानकारी भी नहीं थी। इसके बाद वो अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन लाई। ये उदाहरण बताता है कि सिर्फ आसान खरीदारी ही पर्याप्त नहीं है, निवेश की सुरक्षा और नियामकीय ढांचा भी समझना बेहद जरूरी है। तो आज हमारे साथ शो में जुड़ रही हैं डॉक्टर रेनिशा चैनानी, हेड ऑफ रिसर्च ऑगमोंट, जो डिजिटल गोल्ड खरीदारी को लेकर बढ़ते ट्रेंड के साथ ही गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड मार्केट आउटलुक पर अपने विशेष राय आज हमारे दर्शकों को साझा करने वाली हैं। मैम, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, थैंक्स अंजलि फॉर इनवाइटिंग मी। मैम, आपसे चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन अपने दर्शकों के लिए एक हम रिपोर्ट लेकर आए हैं। सबसे पहले हम वो देख लेते हैं कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की दरअसल ये जो रिपोर्ट है वो क्या कहती है, जिसमें बताया गया है कि आखिरकार कितना टन सोना कब कब यूपीआई के जरिए जो है वो बिका है। देखिए, इस पर नजर डालेंगे तो इस पर आप देखेंगे कि मई 2026 में ही 1.54 टन सोना यूपीआई के जरिए बिका। वहीं मई 2026 में आप इसमें देख रहे हैं कि 24 अरब का 1.54 टन सोना जो है वो बिका है। वहीं जनवरी के मुकाबले मूल्य में 38% और मात्रा में 41% की जो गिरावट है फिलहाल वो देखने को मिली। और इसके अलावा देखिए, एक और गौर करने वाली बात कि गोल्ड खरीद की मात्रा मई में 16 महीनों के औसत यानी कि 1.36 टन से ऊपर रही है। चलिए अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। मैम, अभी ये जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की ये जो रिपोर्ट है उसे आप किस तरीके से देखती हैं? साथ ही उसके अनुसार, यानी कि इस रिपोर्ट के अनुसार यूपीआई के जरिए डिजिटल गोल्ड खरीदारी लगातार बढ़ रही है, लेकिन निवेशक डिजिटल गोल्ड की ओर इतनी तेजी से आखिरकार क्यों इंटरेस्टेड है? जी, ये जो डिजिटल गोल्ड मार्केट है, ये ब्रॉडली 10-12 साल हुए हैं इस मार्केट को शुरू हुए। एंड हमने देखा है आजकल ऑलमोस्ट 90% जो भी खरीदारी हो रही है डिजिटल गोल्ड में वो यूपीआई के थ्रू हो रही है। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ ईज जो यूपीआई प्रोवाइड करता है। एंड डिजिटल गोल्ड खरीदने के लिए आपको डीमेट अकाउंट की जरूरत नहीं है। इट इज जस्ट फ्यू बेसिक केवाईसी। आपको एक मोबाइल से ऑपरेट करना है, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, यू जस्ट एंटर योर मोबाइल नंबर एंड आप डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं कोई भी फिनटेक ऐप से। एंड आजकल आप देखेंगे तो लगभग 200 जितनी एप्स है जहाँ पे डिजिटल गोल्ड बिक रहा है। बट आउट ऑफ दीज 200 एप्स, उसमें बैकएंड में देयर आर ओनली 3 कस्टोडियंस जहाँ पे डिजिटल गोल्ड बाइंग होती है। तो जो आप जब भी डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं तो आपको ये देखना जरूरी है कि बैकएंड में कस्टोडियन कौन है, कौन खरीद रहा है। वो फिनटेक एप्स नहीं डिजिटल गोल्ड खरीद रही है आपके बिहाफ पर, कस्टोडियन खरीद रहा है। तो ऑगमोंट, जिस कंपनी में मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, इट इज वन ऑफ द कस्टोडियंस फॉर डिजिटल गोल्ड। ये देखना बहुत आपको जरूरी है। ये हमने देखा है कि पिछले कई महीनों से, इनफैक्ट इन 2026 लगातार डिमांड बढ़ी है। एंड ये हर महीने हम देख रहे हैं लगभग
1500 किलो जितना गोल्ड लोग बाय कर रहे हैं थ्रू यूपीआईज। बिल्कुल राइट मैम। और क्योंकि आपने कहा कि डिजिटल गोल्ड अगर खरीदा जाता है तो इसका जो प्रोसेस है वो भी हालांकि काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, ज़्यादा इसमें तामझाम नहीं होता है, लेकिन क्या इसकी सुरक्षा और रेगुलेशन को लेकर भी जो इन्वेस्टर्स हैं उनको चिंतित होना चाहिए? यस, ये बात सही है कि डिजिटल गोल्ड मार्केट जो है वो सेबी से या फिर आरबीआई से रेगुलेटेड नहीं है। एंड डिजिटल गोल्ड की जो कंपनीज और कस्टोडियंस है, जैसे मैंने बताया Almond इज वन ऑफ देम, रेगुलरली प्लीड कर रही हैं, रिक्वेस्ट कर रही हैं सेबी को ये मार्केट को रेगुलेट करने के लिए। बट टिल द रेगुलेशन और रेगुलेटर कम्स इन, ये मार्केट एक सेल्फ रेगुलेटरी एक संस्था की तरह चलता है। एंड इब्जा जो है, जो इस मार्केट को बहुत अच्छे से ओवरसी करता है, तो इब्जा ने एक एसआरओ बनाया है जहां पर वो डिजिटल गोल्ड के मार्केट को ओवरसी करते हैं। सब चीजें चेक करते हैं कि बैकएंड में उतना गोल्ड सेफ हो रहा है कि नहीं, थर्ड पार्टी एक बार चेकिंग हो रही है कि नहीं, ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं, सब डेटा प्रोवाइड किया जा रहा है कि नहीं। तो ये एक एसआरओ की तरह ये मार्केट चल रहा है जब तक सेबी इसे रेगुलेट करे। बिल्कुल, लेकिन मैम जब सेबी ने ये खुद साफ तौर पर कह दिया है कि डिजिटल गोल्ड उसके नियमन के दायरे से बाहर है, रेगुलेशन के दायरे से बाहर है, तो ऐसे में डिजिटल गोल्ड क्या वाकई में खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए? यस कि सेबी ने ये लास्ट नवंबर 2025 में कहा था कि वो उनके रेगुलेशन से बाहर है, बिकॉज इट इज अ न्यू मार्केट फॉर एवरीवन। एंड उन्होंने बैन नहीं किया है इसमें इन्वेस्टमेंट। सो लगातार जो इन्वेस्टमेंट आप देख रहे हैं इस मार्केट में, इट इज ईज ऑफ एक्सेस। लोग जो डिजिटल गोल्ड खरीद रहे हैं, उन्हें वो ईज चाहिए कि 24/7 आप कभी भी गोल्ड खरीदे घर बैठे फ्रॉम योर मोबाइल ऐप। बिकॉज डिजिटल ट्रांजेक्शंस, यूपीआई जिस तरह से इतना फेमस हो रहा है, हर चीज आप ऑनलाइन विथ वन क्लिक बाय कर सकते हैं, तो देन व्हाई नॉट गोल्ड? सो दैट इज व्हाई वी आर सीइंग कि कंटिन्यूअसली लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें माइक्रो इन्वेस्टमेंट्स आप कर सकते हैं। तो जो टिकट साइज है बहुत लो है, आप 10 रुपए से भी अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं डिजिटल गोल्ड में। एंड ग्रेजुअली आप इसे एक्यूमुलेट करके आगे चल के इस गोल्ड की डिलीवरी भी ले सकते हैं। तो जो ये आपको ईज मिलता है 24/7 खरीदने का विथ लो टिकट साइज, एंड लेटर ऑन उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं गोल्ड में, तो ये सारी चीजें कस्टमर्स को बहुत पसंद है। इस वजह से हम देख रहे हैं कि रुझान बढ़ रहा है। हर महीने हम 1500 किलो जितना गोल्ड की बाइंग देख रहे हैं। पिछले 2-3 महीने के नंबर्स भी ये कह रहे हैं कि 20 to 25 करोड़ जितने ट्रांजैक्शंस हर महीने यूपीआई के थ्रू हो रहे हैं डिजिटल गोल्ड मार्केट में। राइट मैम, अभी जो हमारे दर्शक ये शो देख रहे हैं या आगे देखेंगे, अगर उनको अगर डिजिटल गोल्ड, फिजिकल गोल्ड या फिर गोल्ड ईटीएफ में डिफरेंस समझना हो तो वो किस तरीके से समझ सकते हैं? जी, फिजिकल गोल्ड हम सालों से खरीदते आ रहे हैं इन फॉर्म ऑफ ज्वेलरी, बार्स, कॉइन्स, वो तो सबके लिए बहुत आसान है समझना। अगर गोल्ड ईटीएफ्स की बात करें तो वो एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जहां पे आप बाय कर सकते हैं। वो एमफी एंड सेबी रेगुलेटेड है, एंड उसमें भी ऑडिटिंग क्लियरली होती है हर बार। बट एक्चुअली उसमें आपको डिलीवरी नहीं मिलती है गोल्ड की। जितना आप गोल्ड ईटीएफ में बाइंग कर रहे हैं उतना बैक एंड में उतना आपके लिए सेफ गार्ड होता है गोल्ड, बट आपको उसकी डिलीवरी नहीं मिलती है। इफ यू वांट डिलीवरी ऑफ गोल्ड तो आपको फिर डिजिटल गोल्ड खरीदना पड़ेगा। आपने फाइनेंशियली उसे इन्वेस्ट किया, हर महीने थोड़ा इन्वेस्ट किया, एंड आगे चल के आपको डिलीवरी लेनी है, तो फिर डिजिटल गोल्ड इज अ बेटर ऑप्शन। अगर गोल्ड ईटीएफ आप बाय कर रहे हैं तो आपके पास डीमेट अकाउंट होना बहुत जरूरी है, बट डिजिटल गोल्ड में इसकी जरूरत नहीं है। विथ जस्ट फ्यू या मोबाइल नंबर एंड यूपीआई ट्रांजैक्शन आप ये आराम से खरीद सकते हैं। एंड एक और डिफरेंस है कि टाइमिंग का। अगर आपको गोल्ड रात को 12 बजे 1 बजे खरीदना है, सो 24/7 अगर आप वांट टू बाय गोल्ड, डिजिटल गोल्ड इज अ बेटर ऑप्शन देन गोल्ड ईटीएफ। बट यस, ये एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि गोल्ड ईटीएफ जो है वो सेबी रेगुलेटेड है, एंड डिजिटल गोल्ड इज नॉट स्टिल सेबी रेगुलेटेड, इट इज इब्जा एसआरओ रेगुलेटेड।
बिल्कुल। और अगर दोनों में गोल्ड ईटीएफ और डिजिटल गोल्ड में लिक्विडिटी कॉस्ट और ट्रांसपेरेंसी के लिहाज से अगर देखा जाए तो फिर क्या डिफरेंस रहेगा मैम? लिक्विडिटी देखा जाए तो ऑलमोस्ट दोनों में सेम है, क्योंकि दोनों ही मार्केट बहुत ही बूमिंग है। आपको कभी भी सेल करना हो तो आप कर सकते हो, बाय करना हो कर सकते हैं। डिजिटल गोल्ड जैसे बताया 24/7 है। गोल्ड ईटीएफ जो है उसकी एक स्पेसिफिक टाइम है जब मार्केट ऑपरेट करता है, फ्रॉम 9 to 3:30, तभी आप बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। तो दैट इज अ टाइम आपको लिक्विडिटी मिलेगी। कॉस्ट की बात करें तो जब आप गोल्ड ईटीएफ खरीदते हैं तो आपको 3% जीएसटी पे नहीं करनी पड़ती है, बिकॉज यू नॉट टेकिंग अ डिलीवरी। इन द अदर सेंस अगर आप डिजिटल गोल्ड खरीदेंगे तो आपको बाइंग के टाइम पे ही 3% जीएसटी पे करनी पड़ती है। तो जो गोल्ड का करंट मार्केट रेट है प्लस 3% जीएसटी, तो आप उस प्राइस पे बाय कर रहे हैं। जब आप सेल करेंगे डिजिटल गोल्ड तो आपको जीएसटी नहीं पे करनी है। बाकी अगर ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो बोथ द मार्केट्स आर वेरी मच ट्रांसपेरेंट। आपको सारे नंबर्स वगैरह सब कुछ मिलेंगे एनी टाइम इफ यू वांट टू लुक एट कि कितना हो रहा है, बैकिंग हो रहा है कि नहीं। दोनों मार्केट्स में आपको पता चल जाएगा कि यस दे आर ट्रांसपेरेंट, वेरी मच ट्रांसपेरेंट। बिल्कुल बिल्कुल मैम। और क्या मैम गोल्ड ईटीएफ डिजिटल गोल्ड की तुलना में अधिक सुरक्षित इन्वेस्टमेंट मानी जा सकती है? सी हमें दोनों को अलग अलग तरीके का एक इन्वेस्टमेंट टूल समझना चाहिए। डिजिटल गोल्ड शुड बी कंसिडर्ड एज एंट्री लेवल टूल रादर दैन कि आप उसको वेल्थ बिल्डिंग एक इंस्ट्रूमेंट की तरह माने। तो जब आपको शुरुआत करनी है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए विथ वेरी स्मॉल अमाउंट, 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए का आपको एसआईपी करना है या लमसम अमाउंट डालना है, एंड विथ वेरी ईज ऑफ सक्सेस एक्सेस कि आपके पास डीमेट अकाउंट भी नहीं है, तो आप एंट्री लेवल के लिए डिजिटल गोल्ड से स्टार्ट कर सकते हैं। 1-2 सालों के बाद आपको समझ में आने लगे कि ये मार्केट कैसे चलता है, क्या मार्केट के डायनामिक्स है, क्यों प्राइसेस नीचे ऊपर जा रही है। ग्रेजुअली यू विल अंडरस्टैंड इट एंड देन आपको ज्यादा अमाउंट डालना है, देन यू कैन शिफ्ट टू गोल्ड ईटीएफ्स आल्सो, एंड नहीं तो आप डाइवर्सिफाइड रह सकते हैं। मैं जनरली ऐसे एडवाइस करती हूँ कि अगर आप गोल्ड में भी इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें भी आप डाइवर्सिफाइड रखिए कि 50% आप 50 to 60% गोल्ड ईटीएफ्स में इन्वेस्ट कीजिए, बाकी 30% आप फिजिकल गोल्ड खरीदिए कि उसकी आगे आप ज्वेलरी भी बना सकते हैं, एंड 10 to 15% डिजिटल गोल्ड में अपना पैसा डालिए। तो ओवरऑल आप डाइवर्सिफाइड रहेंगे कि आपके पास ज्वेलरी भी बनी रहेगी, फिजिकल गोल्ड भी रहेगा, फाइनेंशियली भी आप सिक्योर रहेंगे, एंड आपको ज्यादा टैक्सेस एंड ऑल वो भी नहीं लगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बस आपको गोल्ड ईटीएफ में ये ध्यान रखना है कि जब भी आप इसे बाय करें तो आपके पास डीमैट अकाउंट जरूर होना चाहिए। चलिए, कुछ दर्शकों के सवाल हमारे पास आ गए हैं, जल्दी से उन दर्शकों के सवालों को हम शामिल कर लेते हैं अपने शो में। जयपुर से सवाल आया है मैम सीमा अग्रवाल का। इन्होंने पूछा है कि मैं यूपीआई ऐप से हर महीने डिजिटल गोल्ड खरीदती हूँ, क्या ये उतना ही सेफ है जितना बैंक में रखा सोना? जी, आपको मैंने जैसे पहले बताया कि कई फिनटेक एप्स है इंडिया में जहाँ पे डिजिटल गोल्ड बेचा जाता है। तो आपको ये देखना उसमें जरूरी है कि ये डिजिटल गोल्ड बैकएंड में कौन खरीद रहा है, वो फिनटेक ऐप नहीं खरीद रही है। तो सेफ्टी जो है आपको दोनों की देखनी है, वो फिनटेक ऐप की भी देखनी है और बैकएंड में जो कस्टोडियन है वो भी देखना है। तो जैसे मैंने बताया कि देयर आर 3 कस्टोडियंस इन इंडिया। ज्यादा करके ये तीनों कस्टोडियंस बहुत ही सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को यूज करते हैं। थर्ड पार्टी अपने इंश्योरेंस भी रखते हैं और ऑडिटिंग भी करते हैं। हर तरह से ये तीनों कंपनीज का जो सोना है बहुत ही बैकअप है, अच्छी तरह से सेफ है। बट जो फिनटेक ऐप है जहां से आप खरीद रहे हैं उसका क्वेश्चन मार्क हो सकता है। तो आप रेप्यूटेड ऐप से गोल्ड खरीदे या फिर ये तीनों कस्टोडियंस की वेबसाइट पर डायरेक्टली डिजिटल गोल्ड खरीदे, सो दैट इज अ बेटर ऑप्शन। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, एक और सवाल आया है लखनऊ से राहुल मिश्रा का। इन्होंने पूछा है कि अगर डिजिटल गोल्ड बेचने वाली कंपनी बंद हो जाए तो निवेशकों का पैसा कितना सुरक्षित रहेगा? यस, सेबी ने ये चीज वार्न की है कि अगर कुछ गलत होता है डिजिटल गोल्ड मार्केट में, फ्रॉड होता है, लिक्विडेशन का प्रॉब्लम होता है या मिसमैनेजमेंट होता है, तो दे विल नॉट इंटरवीन। तो ये सबके दिमाग में ये चीज आती है कि यस, अगर कुछ हो जाए ऐसा गलत तो क्या करना चाहिए। बट आई वुड से जो ये तीनों कंपनीज कस्टोडियंस है, इन्होंने अपने कंपनी एसेट्स को थर्ड पार्टी वॉल्ट्स में अच्छे से सेफ गार्ड करके रखा है।
और जैसे मैंने बोला कि ऑडिटिंग होता रहता है हर टाइम टू टाइम। जितना गोल्ड एक्चुअली लोग खरीद रहे हैं उतना ही बैकएंड में गोल्ड सेफगार्डेड है। सो ये तीनों कंपनीज का अगर बैकएंड से आप खरीद रहे हैं तो आई डोंट थिंक ऐसा कुछ प्रॉब्लम रहेगा। और मैंने जैसे बताया कि इब्जा एसआरओ में भी ये तीनों कंपनीज और कस्टोडियंस रजिस्टर्ड है। तो ऐसा कभी आज तक केस हुआ नहीं है। बट हर चीज पे इब्जा भी अपना नजर लगाए बैठा है, हर हफ्ते उनकी चेकिंग होती है। तो आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ होगा। ऐसे होने के चांसेस बहुत कम है कि कंपनी बंद हो जाएगी और आपका गोल्ड का क्या होगा। सो कुछ भी होगा लिक्विडेशन में, कंपनी बंद भी होती है तो आपको अपने पैसे वापस मिलेंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बिल्कुल, यानी कि पैसा ऑलमोस्ट सेफ ही रहता है। दिल्ली से सवाल नेहा वर्मा का, इन्होंने पूछा है मैम कि क्या डिजिटल गोल्ड खरीदने पर भी जीएसटी और अन्य चार्ज लगते हैं? अब ऐसी सिचुएशन में निवेशक को फिर क्या देखना चाहिए? जी, आप डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं तो दो चीजों का ध्यान रखें। वन इज कि आपको यस जीएसटी पे करना होता है, बाइंग के टाइम पे 3% जीएसटी पे करना होगा। और आप डिजिटल गोल्ड खरीद रहे हैं तो उसका जो इनडायरेक्टली आप इंश्योरेंस कॉस्ट, सेफ्टी कॉस्ट जो है वो भी आप पे कर रहे हैं। तो वो उसकी बाय सेल की स्प्रेड में दिखता है जो लगभग 1 से 2% होती है। तो जो प्राइजेस इन्फ्लेट हो जाती है उसकी वजह से जो भी है, मतलब 5% प्राइजेस इन्फ्लेट हो जाती है। जो करंट मार्केट प्राइस है उससे अगर आप डिजिटल गोल्ड खरीदने जाएंगे तो 3+ % जीएसटी ऐड किया, 1-2% आपने ये स्प्रेड को ऐड किया, तो आपका 5% ज्यादा प्राइस में आपने गोल्ड खरीदा है। तो जब आप बेचने जाएंगे तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि एटलीस्ट प्राइजेस 5 से 10% बढ़ गई है, उसके बाद ही आप बेचने जाए। 1-2% प्राइस बढ़ी और आप सोच रहे हैं कि मैं अपना डिजिटल गोल्ड बेचूंगी, तो फिर आई डोंट थिंक कि आपको इतना प्रॉफिट होगा। बिल्कुल। वेट कि आप लंबा नजरिया रखें, एटलीस्ट 2 से 3 साल का अगर आपका गोल्ड में नजरिया है इन्वेस्टेड रहने का, तो आप डिजिटल गोल्ड से स्टार्ट कर सकते हैं। ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट कीजिए एंड फिर आगे चल के आप डिलीवरी लीजिए, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर नेहा की तरह और इसके अलावा राहुल की तरह आप भी अपने सवाल जो हैं वो हम तक पहुंचाना चाहते हैं, देखिए बहुत ही आसान सा तरीका है हमसे जुड़ने का, अपने सवाल हम तक पहुंचाने का। और साथ ही नंबर जो है वो हमारी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप देख सकते हैं। देखिए आपको पासबुक द सेविंग शो, क्योंकि हमारे शो का नाम है, तो आपको व्हाट्सएप पर PASS आपको लिखना होगा और उसके बाद आपको व्हाट्सएप कर देना है अपना सवाल 9354027995 पर। इसके अलावा यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए और एक्स हैंडल के जरिए भी आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपनी सहयोगी दिव्या के पास, जो आपको डिजिटल गोल्ड और गोल्ड ETF के डिफरेंसेस के बारे में बताएंगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि। और देखिए डिजिटल गोल्ड वर्सेस गोल्ड ETF, क्या कुछ फ़र्क है? डिजिटल गोल्ड आजकल बहुत ज़्यादा सुनने में आता है, लोग हाथों हाथ अपनी UPI ऐप से या कैसे भी डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बात हो जाती है अगर गोल्ड ETF की, डीमैट अकाउंट उसके लिए चाहिए, थोड़ा सा पेचीदा प्रोसेस है। लेकिन आपको देखिए मोटा मोटी फ़र्क अगर बता दें, सबसे पहले तो देखिए रेगुलेशन के मामले में डिजिटल गोल्ड जो है सेबी के दायरे में नहीं आता है। सेबी ने इसको लेकर हाल फिलहाल में कुछ वार्निंग्स भी जारी करी थी कि आप अगर इसमें निवेश कर रहे हैं तो थोड़ा रुक जाएं, क्योंकि ये रेगुलेटेड प्रोडक्ट नहीं है, तो इसमें बहुत ज़्यादा निवेश करना आपके लिए ठीक नहीं है। गोल्ड ETF वहीं हो गया, सेबी द्वारा रेगुलेटेड है, ट्रस्टेबल प्रोडक्ट है। खरीदारी का तरीका, डिजिटल गोल्ड आप UPI से, जैसे कि मैंने कहा, ले सकते हैं, वॉलेट से, ऐप्स के थ्रू आप इसको ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। वही गोल्ड ETF, उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट चाहिए या फिर ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए, उसके जरिए आप इसे खरीद पाएंगे। सेफ्टी के मामले में देखिए डिजिटल गोल्ड कंपनी पर निर्भर करता है, जिस एग्रीगेटर के थ्रू आपने लिया है उस पर निर्भर करता है कितनी सेफ्टी आपको आपके इस निवेश में मिलेगी। वहीं अगर गोल्ड ETF की बात करें, एक्सचेंज और AMC की निगरानी में ये रहता है। निवेश राशि, डिजिटल गोल्ड आप 1 रुपए से भी ले सकते हैं, 1 रुपए जैसे छोटे अमाउंट से भी आप इसमें निवेश कर सकते हैं। गोल्ड ETF में अगर बात करें तो ETF यूनिट के अनुसार इसकी राशि जो है तय होती है कि कहां से आप निवेश कर सकते हैं। लंबी अवधि के निवेश में देखिए डिजिटल गोल्ड जो है सीमित उपयुक्तता है, इसकी बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन नहीं है। वहीं अगर गोल्ड ETF की बात करें तो लंबी अवधि के लिए बेहतर विकल्प ये है, आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकता है। नॉमिनी सुविधा की बात करें, डिजिटल गोल्ड ये अलग अलग प्लेटफॉर्म जहां से आप इसे खरीद रहे हैं उस पर निर्भर करता है कि ये आपको उसमें नॉमिनी बनाने की सुविधा दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है। वहीं गोल्ड ETF की बात करें तो डीमैट के जरिए नॉमिनी बनाने की जो है आपको ऑप्शन मिल जाता है। और आखिर में देखिए लिक्विडिटी, डिजिटल गोल्ड कंपनी को आप बेच सकते हैं तुरंत,
हैंड टू हैंड अगर आप चाहें बेचें, आप कुछ ही घंटों में जो है आपके अकाउंट में इसका जो अमाउंट है वो क्रेडिट हो जाता है। हम अगर गोल्ड ETF की बात करें तो शेयर बाजार में इसकी ट्रेडिंग होती है, वहां पर आप इसकी खरीद और बेच जो है कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया दिव्या इस जानकारी के लिए। मैम, अगर कोई निवेशक पहली बार गोल्ड इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहता है तो उसे किस ऑप्शन से इसकी शुरुआत करनी चाहिए? जैसे मैंने बताया कि गोल्ड अगर आप बाय कर रहे हैं तो उसे आप उसमें भी डाइवर्सिफिकेशन कीजिए, और फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स के लिए तो डिजिटल गोल्ड इज अ वेरी गुड टूल, बिकॉज आपको बहुत ईज ऑफ एक्सेस मिलता है। तो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो यू कैन स्टार्ट विद वेरी स्मॉल अमाउंट, माइक्रो इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने बताया 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हैं। इट कैन गो टू एनी अमाउंट एज यू वांट। स्टार्ट कीजिए डिजिटल गोल्ड में, ग्रेजुअली मार्केट को समझिए, फिर थोड़ा थोड़ा और आपको इन्वेस्ट करना है तो यू कैन ऐड डिजिटल गोल्ड के साथ साथ गोल्ड ETFs इन योर पोर्टफोलियो, एंड देन यू कैन ऑल्सो ऐड फिजिकल गोल्ड। फिजिकल गोल्ड को थोड़ा अलग ही रखें, क्योंकि आप उसको आगे चल के ज्वेलरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो उसको फाइनेंशियल गेन्स के लिए नहीं सोचिए, इट इज फॉर यूसेज। तो अगर आप फाइनेंशियल गेन्स रखना चाहते हैं गोल्ड में, जिस तरह से गोल्ड ने ऑलमोस्ट 15% का CAGR रिटर्न दिया है पिछले 20-25 सालों में, अगर आप चाहते हैं कि आगे चल के भी आपको ये गेन्स मिले, तो यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग योर गोल्ड जर्नी विद डिजिटल गोल्ड। बिल्कुल, तो डिजिटल गोल्ड ऑप्शन हो सकता है, लेकिन मैम क्या डिजिटल गोल्ड को लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन टूल भी माना जा सकता है? नहीं, मैंने जैसे बताया कि डिजिटल गोल्ड इज अ हैबिट। जैसे आपको गोल्ड इन्वेस्टमेंट में अगर अपनी हैबिट बनानी है तो इट इज बेटर पोजीशन एज अ हैबिट बिल्डिंग एंड एक्यूमुलेशन टूल, रादर देन कि प्राइमरीली आप उसको लॉन्ग टर्म की तरह एक व्हीकल समझे। तो जैसे मैंने बताया, इसमें 3% GST लगेगी, आपको थोड़ा स्प्रेड लगेगा। तो जो आपको प्राइजेस है वो जब तक 5% तक नहीं बढ़ती तब तक आपको उसमें इतना प्रॉफिट जनरेट नहीं होगी ये स्ट्रैटेजी। तो इसलिए आप थोड़ा थोड़ा बाय करना स्टार्ट कीजिए। मतलब डिजिटल गोल्ड इज बेस्ट यूज एज अ गोल, गोल है हमारा कि ये इतने पैसे हमें मिलने चाहिए, 20-25% मुझे गोल्ड में रिटर्न चाहिए, तो यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग विद दैट, एंड देन लेटर ऑन इन्वेस्टमेंट एसेट्स में भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टैंड अलोन आप सिर्फ डिजिटल गोल्ड में मत इन्वेस्ट कीजिए, टेक अदर टूल्स आल्सो अलोंग विद इट। ETFs में कीजिए, गोल्ड फंड ऑफ फंड्स में कीजिए। अगर आप ज्यादा समझ आता है गोल्ड का आपको तो F&O भी ट्रेड कर सकते हैं। तो हर तरह से आप गोल्ड में कई तरीकों से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल। और मैम, किसी को अगर पोर्टफोलियो अपना बनाना है तो उसमें गोल्ड एलोकेशन कितना होना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए? सो जनरली आई एडवाइस की जिस तरह से मार्केट इतना अनसर्टेन है, तो आई जनरली एडवाइस कि 15 से 20% आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड होना चाहिए, बी इट इन एनी फॉर्म लाइक यू लाइक ETF के फॉर्म में हो, डिजिटल गोल्ड के फॉर्म में हो, दोनों में से आप दोनों ऑप्शंस चूज कर सकते हैं। बट एटलीस्ट 15 to 20% अपने पोर्टफोलियो का जरूर रखिए। आपके इस तरह से उसके एडजस्टेड रिटर्न भी अच्छे बनते हैं। एंड गोल्ड ने जिस तरह से इक्विटी मार्केट्स को आउट परफॉर्म किया है पिछले 20-25 सालों का अगर आप रिटर्न देखें, तो निफ्टी ने 14% जितना CAGR रिटर्न दिया है, गोल्ड ने 16% जितना CAGR रिटर्न दिया है पिछले 20 सालों में। तो इट हैज आउट परफॉर्म अदर एसेट क्लासेस इन फैक्ट। तो आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड जितना ज्यादा रहेगा, 20 का 25% भी रहेगा, तो भी आपके ओवरऑल रिटर्न्स अच्छे बैठेंगे। बिल्कुल, यानी कि 15 से 20% आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड एलोकेशन जरूर होना चाहिए। मैम, क्या अभी गोल्ड में एकमुश्त निवेश का सही ये मौका है या फिर अभी सिर्फ SIP के जरिए ही इन्वेस्टमेंट करें? जो करंट प्राइसेस है गोल्ड की 1,45,000 से 1,50,000 के आसपास, एक्चुअली दिस इज अ वेरी गुड प्राइस। इंटरनेशनली अगर देखें तो प्राइसेस $4,100 के आसपास ट्रेड कर रही है, एंड हमने देखा है कि ये इस साल का ऑलमोस्ट लो लेवल है। तो जनवरी में ये लेवल टच हुआ था, मार्च में ये लेवल टच हुआ था, एंड प्राइसेस हैव अगेन रिबाउंडेड बैक $4,000 के आसपास टच करके, एंड अगेन दे हैव रिबाउंडेड बैक। तो जिसे लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड खरीदना है, एक्चुअली दिस इज अ वेरी गुड टाइम। जो रह गए थे पहले गोल्ड नहीं खरीद पाए थे, आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ से बहुत अच्छा है, डाउनसाइड बहुत ही कम है मुझे लग रहा है। अगर प्राइसेस गिरती भी है तो मैक्स टू मैक्स 8 से 10% गिर सकती है, बट जो अपसाइड है वो अनलिमिटेड है। इनफैक्ट नेक्स्ट 6 महीनों में हम प्राइसेस को फिर से 20-25% यहाँ से बढ़ते हुए भी देख सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी गुड मोमेंट टू बाय गोल्ड।
बिल्कुल, तो बिल्कुल राइट टाइम है गोल्ड बाय करने का ये। कुछ दर्शकों के मैम सवाल आ गए हैं, जल्दी से एक बार उन सवालों को भी शामिल कर लेते हैं। मेरठ से सवाल है अजय शर्मा का। मैम इन्होंने पूछा है कि मेरे पास पहले से ही फिजिकल गोल्ड है और अमूमन लोगों के घरों में फिजिकल गोल्ड होता ही है, क्या अब इन्हें गोल्ड ईटीएफ में निवेश करना चाहिए? यस, इंडियंस के पास काफी फिजिकल गोल्ड ऑलरेडी है। हमें जैसे आपने बताया 35,000 टन ऑफ हाउस होल्ड गोल्ड ऑलरेडी है हमारे पास। अगर आप अंडर एलोकेटेड हैं गोल्ड में, जैसे मैंने बताया 15 to 20% आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अगर आपके पोर्टफोलियो में इससे कम गोल्ड है तो यस, यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन गोल्ड ईटीएफ और डिजिटल गोल्ड एज पर द proportion as I spoke earlier. But yes, you can invest it. Keep 50 to 20% of your portfolio in gold. बिल्कुल। अब देखिए अगला सवाल जो है वो भोपाल से है कविता सिंह का, और मैम इन्होंने कहा है कि इनका जो टारगेट है इन्वेस्टमेंट का वो 5 साल का है, तो यानी कि वो 5 साल के लिए निवेश करना चाहती हैं। गोल्ड एसआईपी अब इनके लिए बेहतर रहेगी या फिर एक मुश्त निवेश? Generally, we cannot touch the bottoms and एकदम हाई प्राइसेस पे हम सेल भी नहीं कर पा सकते हैं। तो बाइंग करना है उसके लिए हम बॉटम के लिए वेट करते रहते हैं बट मिलती नहीं है बॉटम प्राइसेस। सो यस, द बेस्ट वे टू स्टे इन्वेस्टेड इन गोल्ड इज थ्रू एसआईपीज। तो आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, गोल्ड ईटीएफ में एसआईपी स्टार्ट करें, या फिर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिजिटल गोल्ड में start करें। Anyways, you can start, but SIP is a better option than lump sum because overall आपकी average price जो है वो बहुत अच्छी बैठती है, and अब जब sell करने जाएंगे आपको return भी ज्यादा मिलेगा if you're doing it through SIP। बिल्कुल बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं आपको अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। मैम साल 2026 की अगर हम बात करें, कुछ ऐसे महीने जिनमें गोल्ड प्राइसेस को उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। अब ऐसे में कौन से ऐसे बड़े फैक्टर्स रहे हैं इन प्राइसेस को काफ़ी, क्योंकि प्राइसेस जो है वो काफ़ी फ्लक्चुएट भी रहे हैं। यस, 2025 एक ऐसा साल था जहाँ पे वन वे रैली देखी थी हमने प्राइसेस में। ऑलमोस्ट 65 to 70% गोल्ड की प्राइस बढ़ी थी वन वे। पर 2026 ऐसा नहीं है, बहुत ही वॉलेटाइल है। विद द स्टार्ट ऑफ द ईयर जनवरी में हमने देखा कि न्यू हाइस टच हुए, 1,80,000 का गोल्ड ने प्राइस हाई टच किया, एंड देन अभी इट इज नियर टू 1,45,000। तो इनफैक्ट प्राइसेस नीचे हैं। काफी रीजंस है जो प्राइसेस को वॉलेटाइल रखते हैं, बट मेन 3 चीजें जो है जो किसी भी गोल्ड इन्वेस्टर को देखनी चाहिए। वन इज की जियोपॉलिटिकल टेंशंस किस तरह से हैं। अगर जितने टेंशंस बढ़ेंगे मिडिल ईस्ट में तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस को उसका इम्पैक्ट आता है, एंड उसकी वजह से इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आता है। इन्फ्लेशन बढ़ता है तो फिर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं, तो जब भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो इस वजह से गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइसेस नीचे जाती है, जो पिछले 5-6 महीनों में हुआ है। सेकेंड ऑप्शन यही है कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे, जो पहले गिरने के चांसेस थे, तो वर्ल्ड इकोनॉमी इज मूविंग टुवर्ड्स दैट थिंग कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने वाले हैं। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। उसकी वजह से डॉलर इंडेक्स की प्राइसेस को हम देख रहे हैं बढ़ रही है, ट्रेजरी यील्ड्स बढ़ रही है, तो ये भी प्राइसेस में एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ रही है। बट आई थिंक ग्रेजुअली आगे चल के ये एक शॉर्ट टर्म फिनोमेना है, वॉर खत्म हो जाएगा, इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट्स भी शायद इतने ना बढ़े, तो प्राइसेस में एक फिर से यू टर्न आएगा, फिर से प्राइसेस आपको प्रीवियस हाइक्स की तरफ जाते हुए देखेगी बाय नेक्स्ट 1 ईयर। बिल्कुल, और इसके अलावा मैम क्या डिजिटल गोल्ड की खरीद से भी सरकार पर इंपोर्ट का दबाव जो है वो बनता है? सी ओवरऑल हमारा इंपोर्ट बिल काफी हाई था अप टिल अप्रैल मंथ, एंड विथ न्यू रेगुलेशंस अभी हमने देखा है इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने के बाद काफी नंबर्स जो आए हैं मई महीने के, काफी अच्छे नंबर्स आए हैं। इंपोर्ट बिल में काफी सुधार देखा गया है। यस, अगर आप डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं तो इट इज वेरी मिनिमम अमाउंट, क्योंकि हम हर साल ऑलमोस्ट 700 to 800 टन जितना गोल्ड इंपोर्ट कर रहे हैं। डिजिटल गोल्ड में हर महीने अराउंड 1.5 टन के आसपास का गोल्ड का डिजिटल गोल्ड की बाइंग हो रही है। बहुत ही छोटी अमाउंट है, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट ये थोड़ा बहुत पड़ता है। आई डोंट थिंक इसमें आप अगर बाय कर रहे हैं डिजिटल गोल्ड को तो इंपोर्ट बिल पे हमारा काफी इम्पैक्ट आ रहा है। कंपनी जैसे ऑगमोंट है, जो भी हमारा बैक्ड अप गोल्ड होता है
इट इज फ्रॉम द रिसाइकल गोल्ड। तो हम नया इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जो रिसाइकलिंग बिजनेस से जो भी पुराना गोल्ड आ रहा है वही हम बैकड अप करके इसमें रख रहे हैं। तो ये देखना भी बहुत जरूरी है कि आपका आइडल गोल्ड जो पड़ा है वो भी यूज हो रहा है मार्केट में एंड इंपोर्ट बिल पे इम्पैक्ट नहीं आ रहा। बिल्कुल बिल्कुल मैम, अगर कोई इन्वेस्टर है जो गोल्ड में पहली बार इन्वेस्ट करना चाहता हो तो आपके कौन से 3 इंपॉर्टेंट सजेशन उनको रहेंगे? पहली बार अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आई थिंक आपको ये देखना चाहिए कि फर्स्टली कि मार्केट रेगुलेटेड है कि नहीं, वो आप चेक करें। जैसे गोल्ड ETF है, उसमें आप SIP स्टार्ट कर दीजिए। ये चीज से आपको डीमेट अकाउंट की जरूरत रहेगी। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो गोल्ड फंड ऑफ फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको वो भी नहीं करना है तो जैसे मैंने बताया डिजिटल गोल्ड में कर सकते हैं। सेकेंडली आप ये चीज ध्यान रखिए कि आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है उसमें से 15 to 20% एलोकेशन गोल्ड में होना चाहिए इन एनी ऑफ दीज फॉर्म्स। थर्ड, आप ये चीज देखिए कि कॉस्ट आप क्या पे कर रहे हैं व्हेन यू आर बाइंग गोल्ड। जैसे मैंने बताया कि अगर आप गोल्ड ETF खरीदेंगे तो आपको अराउंड 1% जितनी उनकी ईयरली कॉस्ट रहती है वो पे करनी पड़ती है, GST पे नहीं करना होता है। बट डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं तो GST पे करना होगा बिकॉज यू आर टेकिंग अ फिजिकल डिलीवरी। तो वो आपको देखना है कि आगे आपको गोल्ड में फिजिकल डिलीवरी चाहिए तो आप डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं। अगर आपको डिलीवरी नहीं चाहिए, जस्ट यू वांट टू इन्वेस्ट इट फॉर फाइनेंशियल पर्पस, तो गोल्ड ETF खरीदें। तो ये चीज भी क्लियर रखें कि आप कॉस्ट कितना पे कर रहे हैं। तो ये 3 चीजें बहुत जरूरी है, रेगुलेशन, सेकेंड एलोकेशन एंड थर्ड कॉस्ट। बिल्कुल मैम, एक लास्ट क्वेश्चन, अगर गोल्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अगर किसी को चुनना हो तो डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ETF या फिर फिजिकल गोल्ड, आप किसे प्रायोरिटाइज करेंगी और क्यों? मैं अगर कहूँ तो मैं तीनों चीजों को इक्वली प्रायोरिटी दूंगी। और जैसे मैंने बताया, अगर आप न्यू इन्वेस्टर हैं तो यू कैन स्टार्ट विद डिजिटल गोल्ड। योर गोल्ड जर्नी यू कैन स्टार्ट विद डिजिटल गोल्ड, जो आपकी बेसिक माइक्रो इन्वेस्टिंग हैबिट्स को बनाएगा। एंड अगर आपको बेसिकली समझ आ गया है देन यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन गोल्ड ETFs और गोल्ड फंड ऑफ फंड्स। आप फिजिकल गोल्ड भी खरीदे, हर तरह से अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखें। जैसे मैंने बताया कि 50% अगर आप ETFs खरीद रहे हैं, 30% फिजिकल गोल्ड खरीद रहे हैं, 15 to 20% जितना डिजिटल गोल्ड खरीद रहे हैं, तो ये एक आइडियल एलोकेशन रहता है अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड के अंदर ही, कि जहां पर आप हर तरह से डाइवर्सिफाइड है और आप हर तरह से आपको अच्छे गेन्स मिल रहे हैं। आप आगे चल के उसको फिजिकली भी कन्वर्ट कर पा रहे हैं और फ्लॉन्ट भी कर पाएंगे एज अ ज्वेलरी। तो ओवरऑल डाइवर्सिफाइड रखिए अपने पोर्टफोलियो को, सो दैट इज अ बेटर वे। बिल्कुल। और मैम मुझे लगता है कि आज जो भी हमारे दर्शक ये शो देख रहे होंगे या फिर आगे देखेंगे, उनको डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ETF को लेकर तो काफ़ी चीज़ें आज जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी। बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो देखिए, UPI ने गोल्ड खरीदना आसान ज़रूर बना दिया है, लेकिन आसान निवेश हमेशा सही निवेश नहीं होता। डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ETF और फिजिकल गोल्ड के फायदे और जोखिम अलग अलग हैं, इसलिए निवेश से पहले रेगुलेशन, सुरक्षा, लागत और निवेश के उद्देश्य को ज़रूर समझें। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।